गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले कुछ दिनों से आपका फिजिकल क्लास नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली में हमारी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। तो अब आपकी क्लासेस वो फुल्ली रेगुलर होंगी, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअल में स्टडी कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें मैं आपको शायद 4 लेक्चर हमारा हो चुका था, ये 5वां लेक्चर होगा आई थिंक, जिसमें हम लोगों ने लास्ट में स्टडी किया था रेट लॉ। आपको मैं बताया था कि रेट लॉ क्या होता है, नहीं होता है। उसके बाद में उसका एक्सप्रेशन भी आपको बताया था। साथ ही में आपको ऑर्डर के बारे में बताया था। उस केस में आपको ऑर्डर क्या होता है, नहीं होता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये सब बताया था। फिर रेट कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताया था। ये सब सारे बातें आपको बता चुका था। और एक चीज़ मैं आपको वहाँ पे ये बताया था कि एक्चुअल में जो हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होता है वही यूज़ किया जाता है ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन को फाइंड करने के लिए। और हम लोगों ने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी फाइंड किया था। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग मैं वापस से आपको थोड़ा सा क्विक रिवाइज करा करके आगे प्रोसीड करूँगा। रेट लॉ के अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, मैं आपको बताया था कि रेट लॉ बेसिकली बताता क्या चीज़ है, ये आपको एक्सप्लेन करता है। दिस लॉ बेसिकली टेल्स अस अबाउट द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या चीज़ था हमारा कि ROR दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज़ बेसिकली इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं आपको बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर समथिंग। जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम लोग इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट को लाते हैं, दैट इज K, दैट इज रेट कांस्टेंट, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बीच में ये रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर समथिंग n, वेयर ROR इज रेट ऑफ रिएक्शन, K इज रेट कांस्टेंट। आपको ये मैं बता चुका था। K एक्चुअल में हमारा है क्या, तो K इज नथिंग, इट इज सिंपली द रेट कांस्टेंट। स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और किसका कंसंट्रेशन हम लोग कंसिडर करना है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। एंड वेयर n जो पावर आता है दैट इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसके बारे में बताया था कि एक्सपेरिमेंटली हम लोग डिटरमाइन करते हैं। स्टिग्मेट्रिक ऑप्शन के इक्वल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑर्डर में भी 0 और 1 और 2 समथिंग लाइक दैट, कुछ भी उस टाइप से हो सकता है। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। तो ये हम लोगों ने स्टडी किया था। यहाँ से हम लोग अगर चाहें तो रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा यूज़ किया जाएगा किसी भी थियोरेटिकल पर्पस के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने में। तो K को इसी तरफ छोड़ दो आप, तो ROR इधर आ जाएगा हमारा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो K इट इज़ बेसिकली इक्वल टू ROR दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर व्हाट, इट्स ऑर्डर। अगर यूनिट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या यूनिट होता है, रेट इज ऑलवेज चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो जाएगा कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, दैट इज टाइम इनवर्स, राइट। और यहाँ पे क्या चीज़ है हमारा, कंसंट्रेशन ये रिएक्टेंट का, तो दिस इज अगेन कंसंट्रेशन, बट कंसंट्रेशन का पावर हाउ मच, तो कंसंट्रेशन का पावर n। यहाँ भी कंसंट्रेशन, यहाँ भी कंसंट्रेशन। जब बेस सेम होगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब पावर 1, तो बेस सेम होता है और डिवीजन में वो दोनों क्वांटिटी होता है, तो पावर हमारा क्या होता है, सब्सट्रैक्ट, दैट इज ये हो जाएगा कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। दिस इज द बेसिकली जनरल यूनिट ऑफ K, दैट इज रेट कांस्टेंट, राइट, क्लियर। अब यही जो यूनिट होगा रेट कांस्टेंट का यूनिट हमारे ऑर्डर को डिटरमाइन करने में हेल्प किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा रिएक्शन जो है इधर में ये हो गया आपका ऑर्डर, और इधर में आपका हो गया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, राइट। जैसे मान लीजिए कि ऑर्डर है आपका 0, ऑर्डर इज 0, तो ऐसे
रिएक्शन जिसका ऑर्डर होगा जीरो, वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होता है वो? दैट आर ऑल बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसका ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा? जीरो। दैट इज एन का वैल्यू अगर कहीं पे जीरो है तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अगर हम लोग रेट कांस्टेंट फाइंड करें तो ऑर्डर सिंस हमारा जीरो है तो एन के जगह, एन रिप्रेजेंट्स ऑर्डर, उसके जगह पे हम लोग कितना पुट करेंगे? जीरो। तो हमारा यूनिट क्या आ जाएगा? दैट इज कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस जीरो, राइट, इनटू व्हाट? टाइम इनवर्स। और 1 में से हम लोगों ने जीरो को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 ही रह गया। दैट इज कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स। तो कहीं पे अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट, दैट इज जिसको हम लोग के से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसका यूनिट हमारा कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स आ गया, कहीं पे भी ऐसा अगर आ रहा है हमारा या दिया हुआ है कि हमारा रेट कांस्टेंट का यूनिट कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स, इसका मतलब ये है कि एन के जगह पे पक्का हम लोगों ने जीरो पुट किया है और एन की जगह पे जीरो पुट किया, मतलब वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन हो गया? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, सॉरी जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हो गया, राइट। तो कहीं पे भी रेट कांस्टेंट का यूनिट कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स दिया हुआ रहेगा तो वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? हमारा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, दैट इज ये आपका दिया हुआ रहेगा मोलैरिटी इनटू सेकंड इनवर्स, दैट इज मोलैरिटी इज अ कंसंट्रेशन, सेकंड इनवर्स दैट इज टाइम इनवर्स। तो ऐसा यूनिट आ गया, मतलब ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन का? यह है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। कहीं पे दिया हुआ आपका मोलैरिटी इनटू आवर इनवर्स, मोलैरिटी इज अगेन द कंसंट्रेशन एंड आवर दैट इज टाइम इनवर्स। तो ये भी हमारा हो गया किसका? ऐसा अगर यूनिट दिखेगा तो अपने आप से समझ जाना है कि वो रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है? जीरो ऑर्डर का है, राइट। कौन सा ऑर्डर का वो रिएक्शन है आपका? जीरो ऑर्डर का वो रिएक्शन है, राइट। तो ये तो हो गई बात जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हमारा किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर होगा 1 तो वैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या जिसका ऑर्डर 1 होगा वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन बोलते हैं। और इस केस में जैसे ही ऑर्डर मतलब n और n का वैल्यू जैसे ही जीरो आ गया, तब अगर n का वैल्यू अगर 1 आ गया तो n का वैल्यू 1, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे दैट इज कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n, n ही होता है ना, और n हमारा कितना हो गया? तो n इज बेसिकली 1, क्योंकि हमारा कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। दैट इज 1 माइनस 1 इनटू टाइम इनवर्स, 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो कंसंट्रेशन टू द पावर 0 इनटू व्हाट? टाइम इनवर्स। और कंसंट्रेशन का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 मतलब वैल्यू आ जाता है 1, दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? टाइम इनवर्स। तो 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू सेम ही रह जाएगा, दैट इज अल्टीमेटली क्या यूनिट आ गया? टाइम इनवर्स। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया हुआ है टाइम इनवर्स, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या दिया हुआ है? टाइम इनवर्स, तो वो कौन से ऑर्डर को फॉलो करेगा? तो दैट विल ऑलवेज फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ही हमारा रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? टाइम इनवर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ है सेकंड इनवर्स, आवर इनवर्स, मिनट इनवर्स, डे इनवर्स, आवर ईयर इनवर्स, मंथ इनवर्स एक्सेट्रा, अगर ऐसा अगर यूनिट कहीं पे भी दिया हुआ है दैट मीन्स ये सारा का सारा टाइम इनवर्स वाले एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है। और टाइम इनवर्स हमारा रेट कांस्टेंट का यूनिट कौन से ऑर्डर में आता है भाई? तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आता है, राइट। क्लियर? तो वैसे ही आप चाहो तो किसी के लिए भी निकाल सकते हो, राइट। nth के लिए, nth ऑर्डर के लिए तो निकाला ही हुआ है, मैं सेकंड के लिए फाइंड कर देता हूँ। अगर कोई हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो व्हेन n विल इक्वल टू 2 दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। वो रिएक्शन कौन से ऑर्डर का कहलाएगा? हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और इसका यूनिट अगर हम लोग फाइंड करने की कोशिश करें दैट इज कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n एंड n इज हाउ मच? ये आपका हो गया ऑर्डर, दैट इज n। तो ये आपका n कितना है? 2, दैट इज 1 माइनस 2 इनटू व्हाट? टाइम इनवर्स। तो ये हमारा आ गया कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, दैट इज कंसंट्रेशन टू द पावर माइनस 1 इनटू टाइम इनवर्स, दैट इज कंसंट्रेशन इनवर्स इनटू टाइम इनवर्स। अगर ये यूनिट अगर रेट कांस्टेंट का है तो वो कौन से ऑर्डर को काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है? सेकेंड ऑर्डर को, दैट इज कंसंट्रेशन इनवर्स इनटू टाइम इनवर्स। ऐसे फॉर एग्जांपल दिया रहेगा मोलैरिटी इनटू मोलैरिटी इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। कहीं पे दिया हो रहेगा आपको नॉर्मैलिटी इनवर्स, आवर इनवर्स।
तो ये कंसंट्रेशन भी इनवर्स, टाइम भी इनवर्स, तो ये कौन से काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है? सेकेंड ऑर्डर को। और nth ऑर्डर के लिए तो आप देख ही चुके हो, आपको तो जनरल फॉर्मूला nth के लिए मैंने निकलवाया ही था। तो अगर कोई आपका किसी केस में ऑर्डर n आ रहा है तो दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज द nth ऑर्डर रिएक्शन। वैसे रिएक्शन को हम लोग कौन से ऑर्डर का रिएक्शन बोलेंगे? nth के लिए nth ऑर्डर रिएक्शन, और n का हमारा यही सेम एक्सप्रेशन रह जाएगा, तो उसका यूनिट हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n इंटू व्हाट? टाइम इनवर्स। तो ये जो आपका हम लोगों ने यूनिट देखा, तो बेसिकली जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन इंटू टाइम इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स, और nth ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स, राइट। तो ये जो यूनिट्स है हमारा, यही यूनिट आपको यूज़ किया जाएगा थियोरेटिकल पर्पस के लिए, मतलब हम लोग के स्टडी वाले पर्पस के लिए, कि हम लोग को क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को रेट कांस्टेंट का यूनिट देख करके ही फाइंड करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। वैसा क्वेश्चन तो मैं आपको खूब सारा करवाऊंगा ही, बट आई होप आपको चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी, ठीक है। जैसे सिंपल सिंपल दो चार मैं आपको एक्सप्रेशन देता हूँ। जैसे यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स आर गिवन, आपको बताना है कौन से ऑर्डर का है, ठीक है। जैसे पहला दिया हुआ है आपको सिर्फ यूनिट दिया हुआ है, वैल्यू अभी नहीं दिया हुआ है, कांस्टेंट है तो कुछ ना कुछ होगा हमारा कांस्टेंट वैल्यू, मैं सिर्फ यूनिट की बात कर रहा हूँ। दीज आर बेसिकली यूनिट ऑफ के, तो आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए 5 ही है आपका, इन सारे केसेस में आपको बताना है कौन कौन से ऑर्डर का है, ठीक है। सारे का यूनिट दिया हुआ है रेट कांस्टेंट का। तो नॉर्मेलिटी इनटू आवर इनवर्स, नॉर्मेलिटी इज कंसंट्रेशन, पहले आप खुद से सॉल्व कर लो, देन आप यहाँ से फिर रिज्यूम करके आप देखोगे, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी हो गया आपका कंसंट्रेशन, एंड आवर इज टाइम, तो कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स, तो कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स कौन सा ऑर्डर हमारा? दैट इज बेसिकली जीरो ऑर्डर, तो दिस इज जीरो ऑर्डर। नाउ सेकेंड, दिस इज फर्स्ट, दैट इज डे इनवर्स, डे दैट इज टाइम, ये आपका होगा डायरेक्टली टाइम इनवर्स, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। ये मोलैलिटी इनवर्स, मोलैलिटी इज कंसंट्रेशन टर्म, तो कंसंट्रेशन इनवर्स इनटू मिनट इज टाइम एंड टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स, दैट इज कौन सा ऑर्डर हो गया आपका? सेकेंड ऑर्डर। नाउ दिस वन, ये आपका आ गया मोलैलिटी टू द पावर -1/2 इनटू सेकेंड इनवर्स। अब इधर के चार्ट से तो मैच नहीं किया, तो हम लोग क्या कर देंगे? जनरल वाले फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, राइट। तो कंसंट्रेशन का पावर 1 - n, n की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, तो कंसंट्रेशन का पावर 1 - n इंटू टाइम इनवर्स, यही हमारा कौन से ऑर्डर काइनेटिक्स का है? nth ऑर्डर। हम लोग n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टाइम वाले में अगर आप देखोगे तो n वाला वैल्यू तो है नहीं, तो हर केस में टाइम इनवर्स ही आएगा, चाहे कोई सा भी ऑर्डर काइनेटिक्स होगा, टाइम इनवर्स तो उसके साथ पक्का ही रहेगा, क्योंकि इसमें n वाला टर्म रहता तब तो n के साथ चेंज करता है, यहाँ तो n है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो टाइम इनवर्स तो हर एक केस में रहेगा ही रहेगा। तो इसके हेल्प से तो हम लोग कहीं पे भी ऑर्डर फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे n वाला टर्म आ रहा है, तो कंसंट्रेशन टू द पावर 1 - n, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है? बेसिकली आपका मोलैरिटी, और मोलैरिटी का पावर कितना दिया हुआ है? -1/2,
तो मोलैरिटी इज कंसंट्रेशन, और इसका जो पावर होगा वो कितना के बराबर में होना चाहिए, 1 माइनस एन के बराबर में होना चाहिए। सो 1 माइनस एन इट इज इक्वल टू -1/2। अरे ये सर नो होगा ही होगा ना, क्योंकि जनरल, अब हम लोग को इन तीनों में से कोई नहीं मैच किया, या इन तीनों हम लोगों ने फाइंड कैसे किया था, तो जनरल वाले टर्म से ही, nth ऑर्डर वाले से ही। तो अब हमारा ये वाला दे दिया, इसमें हम लोग को पता ही नहीं है कौन से ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करे, तो हम लोग nth वाला एक्सप्रेशन को यूज कर लेते हैं, और n की वैल्यू वहां से अगर फाइंड कर लेंगे तो n की वैल्यू तो ऑर्डर को बताती है, तो हम लोग को ऑर्डर अपने आप से पता चल जाएगा, राइट। तो n की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो जनरल हमारा टर्म क्या है, कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन, मतलब जो ऑर्डर वाला टर्म आ रहा है वो कंसंट्रेशन के पावर में आ रहा है, मतलब जैसे जैसे ऑर्डर चेंज करेगा तो ये यूनिट चेंज करते रहेगा, बट टाइम के पावर में कोई भी n का टर्म है नहीं है। दैट मीन जैसे जैसे n चेंज करे, n चाहे कितना भी हो जाए, 1 हो जाए या 1000 हो जाए, टाइम इनवर्स तो हमेशा साथ में रहेगा ही। तो ये तो एक टाइप से कांस्टेंट वैल्यू हो गया, तो इसके हेल्प से हम लोग यूनिट तो बता नहीं सकते, ऑर्डर तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ पे n वाला टर्म है तो n की वैल्यू यहीं से फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी टू द पावर -1/2, तो -1/2 ही किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 माइनस एन को, राइट। तो -1/2 इट इज इक्वल टू 1 माइनस एन। अगर n की वैल्यू फाइंड करें तो n इधर से उधर चला जाएगा हमारा, तो माइनस में तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस में तो इधर आके भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 + 1/2, n इधर नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव, दैट इज n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 + 1/2 दैट इज 3/2, और n अगर 3/2 आ गया दैट मीन्स ऑर्डर हमारा रिएक्शन का क्या हो गया, 3/2, क्योंकि n ही तो हमारा क्या चीज़ है, ऑर्डर को बताता है, दैट इज 3/2। ये हमारा ऑर्डर हो गया काइनेटिक्स, राइट। क्लियर, समझ में आ रही बात, हो पा रही होगी। अब फिर से यहाँ पे आ गया नॉर्मेलिटी टू द पावर 3/4, अब इन सारे में से कोई नहीं है, फिर से जनरल वाले पे पुट कर देंगे। अब 3/4 ये इक्वल टू होना चाहिए 1 माइनस एन के, सो 3/4 मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस एन। होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई बहुत ही बड़ा मतलब ये नहीं है, कुछ आसान आसान सा चीज़ है। मैं सिर्फ यही आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ही से हम लोग ऑर्डर फाइंड करते हैं, अगर नहीं दिया हुआ है तो, अगर दिया हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो 3/4 मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, 1 माइनस एन, राइट, क्योंकि कंसंट्रेशन का ही पावर चेक करना है, टाइम इनवर्स वाले को तो ऐसे भी छोड़ ही देना है, एन का उधर में एक्सप्रेशन ही नहीं है हमारा, राइट। तो कंसंट्रेशन का पावर, नॉर्मेलिटी का पावर 3/4, ये कितने के इक्वल में होना चाहिए, 1 माइनस एन के इक्वल में। नाउ एन इधर नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो एन इट इज इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव है तो उधर आएगा तो नेगेटिव, 1 माइनस 3/4 दैट इज 4 माइनस 3/4 दैट इज 1/4, दैट इज 1/4 ऑर्डर। राइट, क्लियर। तो होप आप अब समझ रहे होंगे कि कैसे हम लोग रेट कांस्टेंट के यूनिट से कैसे हम लोग ऑर्डर को एक्सप्लेन या कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा अच्छे तरीके से। चलिए जैसे क्वेश्चन एक आपका दिया हुआ है, फॉर द रिएक्शन 2a + b, रिएक्शन दिया हुआ है, फॉर द रिएक्शन 2a + b गिव्स a to b, आप लिख लोगे फॉर द रिएक्शन, या लिख ही देता हूँ मैं, for the reaction 2a + b gives a to b, the rate is equals to
द रेट इज इक्वल्स टू K इंटू A इंटू बी स्क्वायर, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर, राइट, विथ K इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, with K is equals to 2 into 10 to the power minus 6 mole to the power minus 2 liter square second inverse, mole to the power minus 2 liter square second inverse. ठीक है, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन calculate the initial rate of reaction when concentration of A equals to 0.1 mole per liter, when concentration of A it is equal to 0.1 mole per liter and B is equals to 0.2 mole per liter, and concentration of B it is equal to 0.2 mole per liter, right, this is given. Calculate the also calculate the rate of reaction after also calculate the rate of reaction after concentration of A is reduced to, concentration of A is reduced to 0.06 mole per liter with respect to A as well as the ये ना आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका फॉर द रिएक्शन 2A plus B gives A to B, the rate is equals to K into concentration of A into concentration of B square with K is equals to 2 into 10 to the power minus 6 mole to the power minus 2 liter square second inverse. Calculate the initial rate of reaction when concentration of A is equals to 0.1 mole per liter, concentration of B is equals to 0.2 mole per liter. एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1. Also calculate the rate of reaction after concentration of A is reduced to 0.06 mole per liter. So this is your question number 2, and also determine the order of reaction with respect to A and B as well as the overall order of the reaction. And this is your question number 3. क्या क्या फाइंड करना है? इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है जब A का कंसंट्रेशन इतना और B का दिया हुआ है. दूसरे क्वेश्चन में फाइंड करना है कि जब A का कंसंट्रेशन घट करके इतना हो जाएगा तब हमारा ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा. और तीसरे में फाइंड करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A के रिस्पेक्ट में कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, B के रिस्पेक्ट में कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, और ओवरऑल कौन सा ऑर्डर है. तो पहले हम लोग थर्ड वाले पार्ट को ही सॉल्व कर लेते हैं, राइट. तो आइए देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन. पहले तो आप पॉज करके खुद से सॉल्व करने की इसको कोशिश करेंगे आप, ठीक है. फिर हम लोग अभी इसको डिस्कस करते हैं. आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है हमारा. चलिए देखिए, आपको दिया हुआ है रेट इज इक्वल्स टू के इनटू दिस वन. ए और बी पहले आप देखोगे रिएक्शन में है क्या भाई, तो ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स, और ए और बी का कंसंट्रेशन के टर्म में दिया हुआ है, मतलब ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन है आपका. अरे है या नहीं है.
तो अगर हम लोग थर्ड पार्ट को ही सॉल्व करें तो हम लोग का ऑर्डर तो वही रेट लॉ में ही आता है, रेट के डायरेक्ट एक्सप्रेशन में तो आता नहीं है हमारा, तो रेट लॉ में, तो इसके अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू क्या है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर, राइट। अगर हम लोग को यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू A, तो A का पावर देखेंगे कितना है रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो लॉ के हम लोगों ने अकॉर्डिंग पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर इट्स ऑर्डर, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर फाइंड करने की कोशिश करें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में कौन से ऑर्डर का रिएक्शन, तो ए की पावर देखेंगे हम लोग, क्योंकि जो पावर होता है वही ऑर्डर को एक्सप्लेन करता है, तो ए की पावर यहाँ पे कितना 1, तो ए के रेस्पेक्ट में कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, राइट। अगर बी के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो बी की पावर देखेंगे तो बी की पावर है कितना यहाँ पे 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग हमारा कितना आ गया 2, राइट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी ए और बी दोनों के अकॉर्डिंग पता चल गया। अगर हमारे से थर्ड पार्ट इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं, आपको मैं बताया था कि जितना भी रिएक्टेंट का सारे का पावर है सारे को आप क्या करते चले जाओ, सम करते चले जाओ। तो यहाँ ए और बी दोनों की बात है, ए का पावर है 1 और बी की पावर 2, दैट इज ओवरऑल ऑर्डर इज 3। तो अगर पूरे रिएक्शन के बारे में पूछे तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो द रिएक्शन इज ऑफ विच ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। वहीं पे अगर आपसे पूछे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में कौन से ऑर्डर का रिएक्शन, तो बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन एंड ओवरऑल इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो एक तो ऑर्डर हम लोग को रेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ था तो आसानी से फाइंड कर लिए, लेकिन अभी मैं जस्ट आपको बताया भी था कि ऑर्डर हम लोग रेट कांस्टेंट के यूनिट से भी फाइंड कर सकते हैं। तो या तो आप ऐसे निकाल लो अगर रेट का लॉ दिया हुआ है तो, नहीं तो हम लोग रेट कांस्टेंट के यूनिट से भी तो ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, ओवरऑल ऑर्डर, अरे हाँ या नहीं, फाइंड कर सकते हैं हम लोग ना। तो अगर रेट कांस्टेंट को देखें तो k का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दैट इज इट इज गिवन 2 इंटू 10 टू द पावर -6। हम लोग को तो वैल्यू से अभी फिलहाल मतलब नहीं ऑर्डर निकालने के लिए, यूनिट से मतलब है, और यूनिट है मोल टू द पावर -2 लीटर स्क्वायर एंड सेकेंड इनवर्स, राइट, ये यूनिट है। तो अब हम लोग यूनिट को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं भाई, यूनिट को लेकर के आगे बढ़ना है। अब ये तो हो गया आपका बेसिकली जनरल टर्म याद करेंगे, तो जनरल टर्म क्या था रेट कांस्टेंट का, कंसंट्रेशन टू द पावर 1 - n इंटू टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स ऐसे भी हम लोग को पता नहीं चलेगा कि इसमें n की टर्म आती नहीं है, तो ये तो आपका हो गया सिर्फ और सिर्फ सेकंड इनवर्स वाला टाइम इनवर्स। तो कंसंट्रेशन क्या हुआ भाई, तो कंसंट्रेशन इज बेसिकली मोल टू द पावर -2 एंड लीटर स्क्वायर, दिस इज बेसिकली द कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 - n। अब ये है पहले कौन सा कंसंट्रेशन, इसको तो पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो मोल टू द पावर -2, ठीक है, और लीटर स्क्वायर, इसको अगर हम लोग -2 को नीचे में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा लीटर स्क्वायर, और ये पावर -2 मोल का मतलब मोल चला जाएगा नीचे, तो अब नीचे आएगा तो पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज मोल स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, लीटर अपॉन मोल का होल स्क्वायर, अरे हाँ या नहीं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। मोल का पावर -2 है तो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव, ऐसे एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा ही होगा। लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर है तो लीटर अपॉन मोल का होल स्क्वायर। अब लीटर अपॉन मोल किसी भी कंसंट्रेशन टर्म का यूनिट नहीं होता है, लेकिन मोलैरिटी का अगर आप यूनिट चेक करेंगे तो मोलैरिटी क्या होता है बेसिकली, तो मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। तो ऊपर में मोल ऑफ सोल्यूट, तो अगर यूनिट की बात करेंगे तो मोल, और नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब लीटर, तो मोल पर लीटर ये किसका यूनिट है भाई, मोलैरिटी का, लेकिन यहाँ पे है आपका लीटर पर मोल, दैट मीन्स मोलैरिटी का उल्टा है। तो अगर हम लोग इसको उल्टा करके लिखेंगे, अगर इसको हम लोगों ने रिवर्स कर दिया, तो अगर हम लोगों ने इसको रिवर्स किया तो क्या हो जाएगा हमारा, या फिर ऐसे आप लिख सकते हो उसको, लीटर को भी नीचे ले लो क्योंकि मोल के नीचे लीटर आना चाहिए, तो इसको हम लिख देते हैं 1 अपॉन मोल पर लीटर, इस पूरे का स्क्वायर कर दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या इस पूरे का नहीं स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आपको छोड़ भी देना है तो छोड़ दो, और इसका सिर्फ स्क्वायर कर दो, बात तो सेम ही है। अरे ये और ये दोनों अलग अलग है कि सेम है, ऑब्वियसली सेम है, क्योंकि यहाँ ये हो जाएगा लीटर नीचे में है तो ये अल्टीमेटली ऊपर में ही चला जाएगा हमारा, तो लीटर अपॉन मोल ही रह जाएगा, तो दोनों सेम ही है। अब मोल पर लीटर क्या होता है भाई, तो मोल पर लीटर इज व्हाट, मोलैरिटी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन मोलैरिटी का स्क्वायर।
नहीं लिख सकते हैं क्या? और 1 अपॉन मोलैरिटी के स्क्वायर को डायरेक्टली लिख सकते हैं, मोलैरिटी टू द पावर -2, मोलैरिटी टू द पावर -2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब मोलैरिटी क्या है भाई? तो मोलैरिटी इज द कंसंट्रेशन एंड व्हाट विल बी द -2, तो -2 विल बी द वैल्यू ऑफ 1 n। अरे यस और नो? यस सर। तो 1 n इट मस्ट बी इक्वल टू -2। n को उधर हमने भेज दिया, इसको इधर भेज दो, क्यों? तो n को अगर हम उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो n यहाँ पे 1 पहले से पॉजिटिव है, ये निगेटिव इधर आके फिर से पॉजिटिव, तो 1 + 2 दैट इज 3। तो n की वैल्यू आ गई 3, मतलब कौन से ऑर्डर का रिएक्शन? थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन। देखो इधर से भी आ गया कि नहीं आ गया? अरे रेट कांस्टेंट के यूनिट से भी थर्ड ऑर्डर का आया कि नहीं आया? रेट लॉ के एक्सप्रेशन से भी देखो थर्ड ऑर्डर का आया कि नहीं आपका? मतलब ये करेक्ट है। समझ में आई बात? इधर से नहीं समझ में आया होगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, आप थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है? यहाँ तो रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया था, तब हम लोग को ओवरऑल ऑर्डर फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, हम लोगों ने आसानी से ओवरऑल ऑर्डर को फाइंड कर लिया था, राइट? लेकिन अगर हमारा सिर्फ यूनिट दे करके या रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे करके तब हमसे ऑर्डर के रिस्पेक्ट पूछ देता। हाँ, एक बात आप हमेशा ध्यान रखोगे कि रेट कांस्टेंट के यूनिट से हम लोग हमेशा ओवरऑल ऑर्डर ही निकाल सकते हैं। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेशल रिएक्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्टेंट हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे इस केस में अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि आपको ये दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान दें कि ये वैल्यू आपको दी गई है और तब आपसे पूछा गया कि अब आप बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट ए, तो हम लोग इस रिएक्शन से ओवरऑल थर्ड ऑर्डर पता चला। अब थर्ड कैसे आया ये तो पता नहीं, हो सकता था यहाँ भी 3 हो जाता, यहाँ 0, तो 3 + 0 3, यहाँ पे 2 हो जाता, यहाँ पे 1 हो जाता, अरे यहाँ पे 0 हो जाता, यहाँ पे 3 हो जाता, तो कुछ भी करके हमारा 3 आ सकता था। तो ओवरऑल ऑर्डर ही हमेशा हम लोग को रेट कांस्टेंट के यूनिट से पता चलता है, ठीक है? आई बात समझ में? हम लोग को किसी स्पेसिफिक रिएक्टेंट के टर्म्स में हम लोग ऑर्डर नहीं बता सकते, उसके रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर होगा ये हम लोग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। समझ में आई बात? अभी देखिए हम लोगों ने कैसे फाइंड किया था, भूल जाओ कि आपको ये दिया हुआ था, आपसे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा था सिर्फ रेट कांस्टेंट दे करके, तो हम लोग को इसकी वैल्यू से भी फिलहाल तो मतलब है नहीं, हम लोग को इसके यूनिट से मतलब है, क्योंकि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ही हमारा ऑर्डर के बारे में हम लोग को बताता है। तो इसका यहाँ पे यूनिट देखने वाला क्या है? तो मोल टू द पावर -2, लीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स। अब ये यूनिट तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं, कंसंट्रेशन ये दिख नहीं रहा है, ये तो टाइम इनवर्स दिख रहा है। तो टाइम इनवर्स वाले को आप पहले ही हटा दो आप, क्योंकि टाइम इनवर्स से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम के में कोई भी हमारा n का फंक्शन नहीं है, तो n की वैल्यू वहाँ से फाइंड कर नहीं सकते हैं, यहीं से फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लोग को पहले तो पता करना पड़ेगा कंसंट्रेशन कौन सा है नाउ। तो कंसंट्रेशन वाला मतलब बच गया इतना, मोल टू द पावर -2 और लीटर स्क्वायर, या इसी में हम लोग को कंसंट्रेशन खोजना है, कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है। अरे ये सर नो, तब तो उसके ओवरऑल पावर को देखेंगे। अभी तो दोनों पे अलग अलग पावर है, चाहे -2 है, इस पे 2 है, अलग अलग पावर है। हम लोग को मेन है कि कंसंट्रेशन का पावर, तो मोलैरिटी नॉर्मैलिटी ये सब हम लोग को होना चाहिए, ठीक है? उसका पावर देखना है हम लोग को नाउ। तो हम लोगों ने क्या किया कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए, सिंस मोल का पावर निगेटिव था तो उसको नीचे में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो लीटर स्क्वायर और मोल का हमारा स्क्वायर, -2 नीचे है तो +2, राइट? हमारा ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो ओवरऑल का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ये तो बेसिक मैथ आपको आती ही होगी। लीटर पर मोल को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन मोल पर लीटर, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये लीटर अल्टीमेटली ऊपर ही चला जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा हमारा। तो 1 अपॉन मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर किसका यूनिट होता है? बेसिकली मोलैरिटी का, तो ये हो गया 1 अपॉन मोलैरिटी का स्क्वायर, और मोलैरिटी का स्क्वायर दैट मीन्स मोलैरिटी टू द पावर -2। अब मोलैरिटी जो आया वो तो कंसंट्रेशन टर्म आ गया, तो कंसंट्रेशन का टर्म का पावर 1 - n, पावर कितना है? -2, तो 1 - n की वैल्यू -2, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 3, दैट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज थर्ड। तो ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर को हम लोग को फॉलो कर रहा है? तो थर्ड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो होप आपको थर्ड पार्ट समझ में आई होगी, या तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो या ऐसे फाइंड कर सकते हो। ये दिया हुआ था तो काफ़ी आसान हो गया, नहीं तो ये इससे भी आसानी है, 2-4 बार आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस टाइप से हम लोग ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। होप आपको समझ में आई होगी बात। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन के अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द इनिशियल रेट, हम लोग को शुरुआत का रेट फाइंड करना है जब कंसंट्रेशन ए का भी दिया हुआ है, कंसंट्रेशन बी का भी दिया हुआ है। नाउ
रेट हम लोग निकाल कैसे सकते हैं, तो रेट लॉ से निकाल सकते हैं। ये रेट लॉ में भी हमारा रेट ही इक्वल्स टू दिया हुआ है ना, तो रेट इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, तो रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर, राइट, ये दिया हुआ है आपका। नाउ अगर हम लोग को रेट जो कि रेट ऑफ रिएक्शन ये इसको फाइंड करना होगा तो क्या क्या चाहिए होगा, तो ए का कंसंट्रेशन चाहिए होगा और बी का कंसंट्रेशन चाहिए होगा। इनिशियल में ए का भी कंसंट्रेशन दिया हुआ है और बी का भी कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली रेट फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करने की जरूरत है। तो के की वैल्यू अगर पुट करेंगे दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 0.1 और बी की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0.2 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर देना है। रेट का आपका यूनिट क्या होगा, तो रेट इज ऑलवेज कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनवर्स, तो ये आपका आ जाएगा कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स। अब टाइम और कंसंट्रेशन आपको देखना पड़ेगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व कर लो आप। तो दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 0.1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -1 और 0.2 का स्क्वायर दैट इज 0.04। अरे ये सर नो होगा 2 इंटू 1 दैट इज 2, 10 का पावर -6 और 10 का पावर -1 दैट इज 10 का पावर -7 इंटू इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 10 का पावर -2 दैट इज ये आ गया 4 2 जा 8, तो 8 इंटू 10 का पावर -7 और -2 तो 8 इंटू 10 टू द पावर -9। अगर यूनिट की बात करें तो कंसंट्रेशन कौन सा यूनिट में था, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था, तो आपका मोलैरिटी में था, दैट इज बेसिकली इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्टली मोलैरिटी। और टाइम किस चीज में है, तो टाइम इज बेसिकली इन सेकेंड इनवर्स, तो मोलैरिटी इनटू सेकेंड इनवर्स, या फिर इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो, मोलैरिटी को आप लिख सकते हो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। बस सॉल्व हो गया, आसान था ये, राइट, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो आसान था आपका। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, क्या ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल पर लीटर। हम लोग को फिर से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है जब ए का कंसंट्रेशन घट करके 0.06 है, तो ए का तो हम लोग को मालूम चल गया घट करके कितना हुआ, सो तो यहाँ पुट करेंगे उसको, लेकिन उस वक्त पे जिस वक्त पे ए का घट करके उतना हो गया उस वक्त पे बी का तो हम लोग को मालूम नहीं है। अरे जब कभी भी हम लोग रेट निकालेंगे तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए निकालेंगे ना, तो उस जगह पे हम लोग को ए का भी मालूम होना चाहिए कंसंट्रेशन, बी का भी, क्योंकि दोनों पे डिपेंड कर रहा है हमारा। इनिशियल में निकालना था तो इनिशियल में ए और बी दोनों का मालूम था, इसलिए हम लोग डायरेक्टली पुट कर दिए। अब हमारा बोल रहा है कि जब ए का घट करके इतना हो जा रहा है तब तो फाइंड करो, तो ए का जब घट करके इतना हो गया तो 0.06 पुट कर देंगे ए का, लेकिन घट करके उस टाइम बी का कितना हुआ, क्योंकि बी भी रिएक्टेंट है तो इसका भी घटेगा ही कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट हमेशा डिकम्पोज करता है, तो बी का घट करके कितना होगा ये अगर हमें मालूम नहीं होगा तब तो हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं। तो पहला काम होगा कि बी का कंसंट्रेशन फाइंड करना, कब, जब ए का घट करके 0.06 हो चुका है तब, राइट, नहीं तो ऐसा नहीं कि बी का वाला ये वाला पुट कर देंगे। तो बी का हम लोग कंसंट्रेशन पुट कर दिए इनिशियल वाला और ए का हम लोग पुट कर दिए कुछ टाइम बाद वाला, तो हमारा रेट बीच वाला निकल जाएगा, कभी का नहीं इनिशियल वाला निकला ना बाद वाला ही निकला, ठीक है, समझ में आई बात। तो मैं क्या बोला आपको कि सिंस हम लोग को कुछ देर बाद का रेट फाइंड करना है, तो कुछ देर बाद का रेट अगर हम लोग को फाइंड करना है तो उस कंडीशन पे, जितने देर बाद की बात मैं कर रहा हूँ उस कंडीशन पे आपको ए का कंसंट्रेशन भी मालूम होना चाहिए और बी का भी, क्योंकि रेट इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ए का तो दे दिया कि घट करके इतना हो जाता है, बी का मालूम नहीं है, तो पहला काम है बी का कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, जितना भी टाइम होगा उसको फाइंड करने का। तो मेन रिएक्शन हमारा क्या है, तो मेन रिएक्शन इज बेसिकली 2A प्लस बी गिव्स A2B। अगर मैं बात करूं टाइम t इक्वल्स टू 0 की, मतलब इनिशियल के, रिएक्शन तो बैलेंस है हमारा, हाँ जी बैलेंस है। अगर इनिशियल केस की बात करें तो इनिशियल में हम लोग को रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया हुआ था कि A का दिया हुआ था 0.1 और B का दिया हुआ था 0.2। प्रोडक्ट तो कुछ भी इनिशियल में नहीं बना होगा, आपको मालूम है ना। कुछ भी टाइम t इक्वल्स टू t के बाद जब इसका घट करके 0.06 हो गया, तो अभी हम लोग को मान लीजिए कि पता नहीं कितना हो गया, हम लोग सीधा क्या मान लेते हैं कि इसका 0.1 में से कितना मोल हमारा टूट गया, x मोल टूट गया, राइट। तो अब इसके रेस्पेक्ट में सारे का लिख सकते हैं, ये सब आप केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखना सीखे ही होंगे नाउ। तो अब इसका भी घटेगा ही, तो 0.2 माइनस कितना होगा ये तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। 2 मोल ए के लिए कितना मोल बी का चाहिए, 1 मोल, तो 2 मोल्स ए के लिए कितना मोल बी का हमारा यूज होगा, तो 1 मोल ऑफ बी का यूज होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में ये सब आप फाइंड करने के जानते ही होंगे।
तो 1 मोल अगर ए का कंज्यूम होगा तो इसका कितना मोल कंज्यूम होगा, हाफ मोल ऑफ बी कंज्यूम होगा। अरे ये सर नो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यही तो हमारा मोल रिलेशन बताता है कि 2 मोल ए का हम लोग को डिकम्पोज होने के लिए 1 मोल बी का चाहिए होगा, तभी टूटेगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो 1 मोल के लिए कितना बनेगा, तो 1/2 मोल ऑफ बी चाहिए होगा। हम लोगों ने तोड़ा यहाँ पे कितना है 0.1 में से, तो तोड़ा हम लोगों ने x मोल है, क्यों, तब तो हमारा बच गया 0.1 माइनस एक्स। अरे ये सर नो, क्योंकि इनिशियल में था 0.1, उसमें से x मोल हम लोगों ने एक आध तोड़ लिया, तब तो 0.1 माइनस एक्स बचा। तो हम लोगों ने तोड़ा है x मोल, तो इसके 1 मोल से बन रहा है 1/2, और तोड़े हैं हम लोग इसका x मोल, तो x मोल a से कितना बनेगा 1/2 इंटू x मोल ऑफ b, दैट इज x/2 मोल ऑफ b। तो इसके x मोल टूटेगा तो इसका कितना टूटेगा x/2, तो 0.2 पहले से था और उसमें से x/2 हमारा टूट जाएगा। राइट, क्लियर, आई बात समझ में। अब इसका भी आप लिख सकते हो चाहो तो प्रोडक्ट का, तो इसके टर्म्स में लिख लेते हैं। तो अगर हमारा a का 2 मोल्स होगा तो 2 मोल a, कितना मोल हमारा A2B दे रहा है, तो गिव्स 1 मोल ऑफ A2B। अरे 2 मोल A से हम लोग को 1 मोल A2B मिल रहा है ना, तो 1 मोल A से कितना मिलेगा, 2 मोल से 1 मोल मिल रहा है, तो 1 मोल से मिलेगा 1/2 मोल ऑफ A2B। और इसका कितना मोल टूटा है भाई, x मोल, तो x मोल से कितना बनेगा, तो x मोल से x मोल ऑफ A विल गिव 1/2 इंटू x मोल ऑफ A2B, दैट इज x/2। तो इसका पहले 0 था तो 0 प्लस x/2 मोल। राइट, तो ये बेसिकली आपका हो गया, समझ में आई बात। तो ये कंसंट्रेशन तो आप लोग लिखना सीखे ही होंगे। नाउ ये हम लोग को पता चल गया। अब जितना भी टाइम है, उस टाइम के बाद हम लोग को ए का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.06, और ए का कंसंट्रेशन उतने टाइम के बाद कितना आया है 0.1 माइनस एक्स, और इसका वैल्यू ही कितना दिया हुआ है 0.06, क्योंकि बोल रहा है घट करके इतना हो जाता है। तो घट करके हमारा कितना हो गया, वेरिएबल के टर्म्स में तो 0.1 माइनस एक्स हुआ, और इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 0.06, तो इक्वल टू कर सकते हैं इतना के इक्वल में। अरे घटा हुआ ही ना हमारा ये कंसंट्रेशन है ए का। बस अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, x को उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो आप। तो x इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.06, दैट विल बी इक्वल टू 0.04। तो x का वैल्यू जैसे ही 0.04 आ गया तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो b का भी कंसंट्रेशन उस टाइम पे कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ तो कंसंट्रेशन ऑफ b एट टाइम t इट इज कितना है 0.2 माइनस x/2, दैट इज 0.2 माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 0.04 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आ गया 0.02। तो यहाँ से 0.2 में से 0.02 घटाएंगे, दैट विल बी 0.18। राइट, तो B का भी कंसंट्रेशन एट टाइम t कैलकुलेट हो गया जब x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए तो, और A का भी कंसंट्रेशन एट टाइम t हम लोग को दिया ही हुआ है 0.06 के बराबर में। अब दोनों का कंसंट्रेशन एट टाइम t हम लोग को मालूम चल गया, आप सॉल्व कर देंगे। K का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू A का वैल्यू एट टाइम t इंटू B का वैल्यू एट टाइम t का स्क्वायर, उसी टाइम पे लेना है। तो A का वैल्यू एट टाइम t रिड्यूस 2 घट करके इतना हो जाता है, दैट इज 0.06, दैट इज 0.06, और B का हमारा कितना आ गया 0.18 इंटू 0.18 का होल स्क्वायर। बस अब फिर से सॉल्व कर देना इसको, दैट विल बी 2 इंटू 10⁻⁻6, इट इज 6 इंटू 10⁻⁻2, एंड अगर 18 का हम लोग स्क्वायर देखें तो कितना होता है, तो 0.18। तो 18 का स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 18 का स्क्वायर विल बी 324, और 2 है तो 2 और डिजिट इधर चला आएगा डेसिमल, तो 0.0384 इसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी 324 राइट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू इसको लिख सकते हैं 324 इंटू 10⁻⁻4। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, और यूनिट तो आपको पता ही है कि कंसंट्रेशन इंटू टाइम इनवर्स, और कंसंट्रेशन है आपका मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर और सेकेंड इनवर्स, यही आपका आ गया। ठीक है, एट टाइम t पे आपका रेट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो होप आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर आपको निकालना बताया। इनिशियल में हम लोग को रेट निकालना था, तो हम लोगों ने इनिशियल में ए और बी का कंसंट्रेशन लिया। हम लोग को टाइम कुछ देर बाद जब ए का कंसंट्रेशन घट करके इतना हो जाता उस टाइम रेट निकालना था। तो ए का तो मालूम था, तो बी का भी उस टाइम पे कैलकुलेट करना था, तो हम लोगों ने ये रिलेशन को यूज़ किया, और बी का भी उस टाइम पे कैलकुलेट किया कंसंट्रेशन, देन पुट किया, देन हम लोगों ने उसको सॉल्व किया। कैलकुलेशन एरर अगर आप चेक करोगे थोड़ा बहुत हो सकता है, तो उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, होप आपको ये सब चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी।
ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी थ्योरी को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।